नमस्कार। न्यूज़ एनसीआर की सीरीज वकालत में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस वकील को, जिस एडवोकेट को आपसे मिलवाएंगे, उनका नाम आप सभी ने सुना होगा, पर ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने उनको बाय फेस देखा हो या उन्हें पहचानते हो, क्योंकि ये एडवोकेट जो हैं ये अक्सर पर्दे के पीछे रह के काम करने वालों में से हैं और ऐसे ही काम में विश्वास रखते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी एडवोकेट बलजिंदर सिंह वीरदी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद जी। थैंक यू। एक एडवोकेट के लिए टाइम निकाल पाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मैं सिर्फ हमारे शो की बात नहीं कर रही हूँ। ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें क्लाइंट के साथ उतना ही गहरा रिलेशनशिप होता है जितना कि किसी डॉक्टर या सीए या फाइनेंशियल एडवाइज़र का। एक वकील अपने क्लाइंट्स के लिए टाइम निकालता है, उसकी तकलीफ़ें सुनता है और शायद आधी तकलीफ़ें तो मतलब क्लाइंट की आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं कम हो जाती होंगी जब कोई एडवोकेट उसकी बात सुन ले ध्यान से। लेकिन वीरदी साहब की एक खासियत है कि अपनी फुल टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ उसके अलावा ये सोशली बहुत एक्टिव हैं और मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगी और ये इतनी सारी इनके पास डेजिग्नेशंस हैं कि मुझे याद करना मुश्किल था। वैसे मैं बता दूं कि बलजिंदर जी ने BCom LLB एंड ही इज़ एन MBA इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ही इज़ ऑल्सो PGDBM इन फाइनेंस एंड एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट में। इसके अलावा सोसाइटी में बहुत एक्टिव हैं। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस दैट ही इज़ एसोसिएटेड विद। सो ही इज़ द डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट फॉर ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन। ही इज़ अ लीगल एडवाइज़र फॉर हरियाणा अभिभावक एकता मंच। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं और लगभग 2011-12 से ये रोड सेफ्टी के साथ टीम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ वार्ड कमिटी वार्ड 7, जो नगर निगम ने 40 वार्ड अब 45 वार्ड बनाए हैं। स्वच्छता अभियान में बहुत ज़्यादा इनका एक्शन रहा। ही वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद पीपल और सफाई अभियान पे बहुत गहराई से इन्होंने स्टडी भी की और काम भी किया और फिलहाल चेयरमैन कम फाउंडर ट्रस्टी भी हैं लाइव फर्स्ट इंडिया फाउंडेशन के। वो दैट्स अ लॉट ऑफ स्टफ। तो इतना कुछ करने के लिए बलजिंदर जी आप टाइम कैसे निकालते हैं, क्योंकि एडवोकेसी जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें केसेस पर ही बहुत काम करना पड़ता है और जैसा कि हमारी जानकारी आपने बताया कि आपने 2014 में अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस शुरू करा। बिल्कुल। आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि इससे पहले ये क्या कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि बलजिंदर जी आप खुद ही बताएं कि आप 2014 से पहले क्या कर रहे थे। बिल्कुल, 2014 से पहले मैंने काफ़ी टाइम तक कॉर्पोरेट में रहा, तो क्वालिफिकेशन भी मैंने वहाँ कॉर्पोरेट में रहते हुए काफ़ी उसमें एक्वायर करी और वहाँ पर यूज़ भी कर रहा था एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लांट हेड तक मैं अपना रहा, अकाउंट्स मैनेजर रहा काफ़ी टाइम तक। तो जब खासकर उनके लीगल्स वगैरह को जब देखने लगा, ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ी, तो उसके बाद मैंने लीगल प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन बनाना है और इवन मैंने कंपनी की रिज़ाइन कर दिया, जो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया मैंने। उसमें सबसे पहले नौकरी तो मैं शुरू से ही अपना उसको कि नहीं, मैंने अपने प्रोफेशन में आना है, रिज़ाइन करके और अपनी फर्म बना ली जिसके अंदर मैं डिफरेंट कंपनी कॉर्पोरेट के अपना इनकी लीगल्स वगैरह देखने लग गया था। तभी से उनके अकाउंट सर्विस है, एक्साइज, सेंट्रल टैक्स, सेल टैक्स, वे इस फील्ड के अंदर मैं पूरा रहा। और उसके बाद आपने LLB किया। यस, तो तब जो है ना मैंने लॉ का अपना फर्म LLB ज्वाइन करी है, साथ साथ अपनी क्वालिफाई करके, ताकि मैं लीगल इसको लॉ फर्म के रूप में मैं इसको बना सकूं। आज भी मेरी जो लॉ फर्म है JNSS लीगल सेल के नाम से है, जिसमें हम अपना 3 पार्टनर हैं और अपना वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम हर पहलू के समाज के ऊपर अपना वर्क करते हैं और लीगल के भी हर फील्ड को हमने लगभग टच किया हुआ है। आज की डेट में जैसे मेरी अधिकतर मोस्टली प्रैक्टिस सिविल, क्रिमिनल, फैमिली मैटर्स वगैरह, कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह जो फरीदाबाद में मैं ज़्यादातर देखता हूँ। मेरे पार्टनर्स हैं जो हाई कोर्ट्स के एडवोकेट्स वगैरह देखते हैं। मेरे एक पार्टनर हैं जो लेबर लॉ के अंदर स्पेशलिस्ट हैं। तो हमारी फर्म है और जो पूरे हम वर्क कर रहे हैं। हमें एक टीम मिली, एक अच्छे दोस्त मिले यहाँ पर आके, तो ये बहुत अच्छी बात हमें लगी और हमने इस पे काम भी किया और भगवान की दया से अपना ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम आपके सोशल एंगल के बारे में बाद में बात करेंगे। जो चीज़ जिसने मेरी अटेंशन खास पकड़ी है वो ये है कि आप पेरेंट्स एसोसिएशन और अभिभावक एकता मंच, तो वैसे तो हर स्कूल में ये कंपल्सरी होता है कि एक
पेरेंट्स और टीचर्स की ऐसी एसोसिएशन हो जिसमें पेरेंट्स का बराबरी से इन्वॉल्वमेंट रहे, और एक स्टूडेंट काउंसलर का होना भी अनिवार्य होता है। और हर पेरेंट को ये हक होना चाहिए कि वो किसी न किसी अभिभावक संघ या पेरेंट्स एसोसिएशन के पास जाके अपनी तकलीफ़ें कह सके। पिछले कुछ सालों में हमने एडवोकेट साहब ये देखा है कि स्कूल्स में बहुत से ऐसे हैं मुद्दे जो उठकर आए हैं, और कोई एक टॉपिक मैं पिन पॉइंट नहीं करना चाहूँगी, पर पेरेंट्स को अपने नॉलेज, अपने राइट्स की नॉलेज नहीं है। तो आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई, क्योंकि आप इन दोनों संगठनों से जुड़े हैं, तो स्कूल केसेस आते होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पेरेंट्स को थोड़ी ये नॉलेज दें कि उनके क्या राइट्स हैं। बिल्कुल, जब वकालत में आया तो सबसे पहले हमें, क्योंकि मेरे दो जो मोटिव सबसे ज़्यादा रहे हैं, एक तो रोड के ऊपर जो डेथ होती है, इनके ऊपर मैंने रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत काम किया, और जब आया तो पता चला स्कूलों के अंदर इस तरह हो रहा है, ना टीचर्स को अपने राइट्स पता है, ना स्टूडेंट्स को अपने राइट्स पता है, इवन मैनेजमेंट को भी अपने राइट्स नहीं पता कि इस हिसाब से काम करना। तो ये चीज़ें हमने जब देखी तो हमने इन चीज़ों पर स्टूडेंट्स को अवेयर करना, ये नहीं कि सिर्फ हमारी फीस कम करा दो या इस टाइप के मुद्दे ही लेने हैं। तो फीस का जो अपना राइट्स है जो स्कूलों का, वो लेना है। देखो अगर कोई टीच कर रहा है तो वो अपना लेगा, तो लेकिन उसके अलावा कब वो नहीं ले सकता, कब कैसे लेगा, तो वो हम अपना एज ए पेरेंट एसोसिएशन बहुत जगह लेक्चर्स दिए, उनको सब जगह उनको गाइड करते हैं। और बहुत सारे मैटर है जहाँ स्कूल वाले ये नहीं देख रहे कि बच्चे का बैकग्राउंड किस हिसाब से है, किस कैसे परिवार से है, उनको वो रिलीफ देना चाहिए। अगर एक छोटा सा एक इशू लूँ, जैसे 134 है जिसमें कहते हैं गरीब बच्चों को पढ़ाना, कोई भी प्राइवेट स्कूल है उसको 10% एटलीस्ट गरीब बच्चों को लेना बहुत जरूरी है। खासकर जो हुडा की लैंड के ऊपर बने हैं 20% तक का उसके अंदर है। अच्छा। हुडा लैंड से जहां पर यानी ग्रांटेड लैंड है, जिन्होंने अपना कहीं ग्रांट में अगर वो जो खरीदा, 20% बच्चे जो है उनको गरीब बच्चों को लेने हैं। अच्छा। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी इसको 134 को ही खत्म कर दिया, इस एक्ट को भी अपना इन्होंने बंद कर दिया। हमने इस पे बहुत शुरू में जब नए वकालत में आए थे, ये पिछले साल ही बंद किया इन्होंने। तो लेकिन उससे पहले हमने इस पे बहुत ज्यादा गरीब बच्चों को फिर स्कूलों में एडमिशन करवाया, उनके 134 की फाइट करी लंबी चौड़ी। फीस के इशू में ऊपर बहुत ज्यादा हुए हैं कि मनचाही फीसें ले रहे हैं, कि स्कूल के अंदर फॉर्म 6 से भर के जाना जरूरी होता है। मैक्सिमम फरीदाबाद के स्कूल है, अगर 1200 के स्कूल कर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, तो 300 के करीब ही जो है अपना जो डाटा वगैरह जो सरकार को दे रहे हैं। मैक्सिमम तो वो स्कूल वाले भी डाटा नहीं अपना दे रहे। Oh my God. तो ये स्कूलों की बहुत ज्यादा वो चल रही है, स्कूल लंबे अपना पुराने टाइम चल रहे हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा है। अभी भी मैंने इंडिया न्यूज की अभी डिबेट अभी पिछले दिनों कवर करी, जिसके अंदर पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 10-11 हजार के स्कूल हैं, जो सिर्फ एक सिंपल एफिडेविट के बेस के ऊपर उन स्कूलों को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट कर दिया गया कि आप अपना 11th-12th करें। क्यों? वो स्कूल कहां चल रहे हैं? गलियों के अंदर चल रहे हैं। ओह माय गॉड। 12वीं के स्कूल है जिसके अंदर देखिए एक लैब का होना जरूरी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी का होना जरूरी है, प्लेग्राउंड का और हर टाइप की लैब्स का। तो लेकिन उनके वहां पर है ही नहीं, कमरों के अंदर बने, छोटी छोटी सीढ़ियों से बच्चे जा रहे हैं और अपना वो 11th-12th पूरी क्लासेस चल रही हैं, 8वीं-10वीं अपना बड़ी क्लासेस ले रहे हैं। मेडिकल तक की फील्ड अपना करके, आप बताइए मेडिकल का बच्चा जो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो कैसे करेगा? छोटा दिखाने के लिए एक छोटे से रूम के अंदर उन्होंने बता दिया है। अब बताइए कि 80 बच्चे हैं उस छोटे से रूम के अंदर, तो वो ना वो प्रैक्टिकल कर पाते ना। तो बलजिंदर जी, ये गैप किसकी तरफ से है? देखो, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा गैप है, मैं कहूँगा। सरकार की सबसे ज्यादा कमी इसमें मैं कहूँगा कि देखो, एक स्टूडेंट, मान लो मैं भी आ जाके स्कूल खोलूं तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं भी कहूँगा ठीक है जी, एक मुझे कहीं पर 5-10 कमरों का एक रूम मिल जाए जहाँ पर मैं अपना बच्चों की क्लासेस लगा सकूं। कोई भी पेरेंट्स या कोई भी अपना बच्चा चाहे तो अपना स्कूल ऐसे खोल सकता है कि ठीक है जी, 8-10 रूम क्लासेस का अपना जगह ले लिया है, उसके ऊपर अपना बच्चों की एडमिशन करा के काम शुरू कर दिया। और प्राइवेट एफिलिएशन के लिए अपना जो है ना, टेम्परेरी एफिलिएशन के लिए अपना अप्लाई कर देते हैं। तो लेकिन टेम्परेरी एफिलिएशन की एक वैलिडिटी होती है कि आप इतने पीरियड के अंदर मैं इसको अपने नई बिल्डिंग में शिफ्ट करूंगा जहां पर प्लेइंग फैसिलिटीज होगी, मेरी लैब्स वगैरह होंगी, टीचर मेरे प्रॉपर उस हिसाब से क्वालिफाइड होंगे। पर उसे कोई देखता नहीं और कोई पूछता नहीं। सिंपल एक एफिडेविट के बेस पे स्कूल वालों की अपना ट्रांसफर हो रहा है कि ठीक है जी, अभी मैं नहीं कर सकता, नेक्स्ट ईयर अब मुझे अपना और मौका दिया जाए। तो उनका कानून में सख्ती होना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा सख्ती होना जरूरी है अभी भी। लेकिन इन्होंने, हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछले दिनों रिफ्यूज भी कर दिया था मीडिया में आके, लेकिन ये इनका पिछले हफ्ते ही अपना नया सर्कुलर
आ गया है और Okay. उनसे दोबारा एफिडेविट मांग लिए हैं। अच्छा, तो ये तो आपने बात की सीनियर क्लासेस की, हाँ जी। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता नहीं, मतलब मुझे एज अ पेरेंट ऐसा लगता है कि जैसे छोटे बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ भी बहुत से गैप्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और वो भी क्राइम के अड्डे हैं, बिल्कुल, पोटेंशियल अड्डे हैं। तो केवल 10वीं 12वीं ही नहीं, मेरा सोचना ऐसा है कि जो बिल्कुल किंडरगार्टन या प्ले वे स्कूल्स होते हैं उनमें भी सख्ती और कानून होने चाहिए। उस पर आपका क्या कमेंट है? बिल्कुल है जी, उसके ऊपर पूरा कानून बना हुआ है। हमारी जो यहाँ भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो प्ले स्कूल का एफिलिएशन देता है। ओके। ये शायद आपको शायद ना अधिकतर को पता भी नहीं होता कि प्ले स्कूल की एफिलिएशन कहाँ से होती है। हरियाणा गवर्नमेंट के उसमें नहीं आती, वो जिला शिक्षा अधिकारी के अंडर नहीं आती। वो प्ले स्कूल की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो हमारा फरीदाबाद सेक्टर 12 में ही है, तो वहाँ डिपार्टमेंट में अपना परमिशन लेनी पड़ती है। मैंने प्ले स्कूल चलाना है ताकि प्ले वे मेथड से बच्चों को कराया जाए। तो उसके भी तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं? बिल्कुल पैरामीटर्स हैं कि पैरामीटर्स पूरा प्रॉपर हैं कि इतना स्पेस होना चाहिए, अपना 12x12 का रूम होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, बच्चों की अपना आया का बंदोबस्त हर हालत में होना चाहिए, उनकी जो डेली नीड्स का है अपना बंदोबस्त पूरा होना चाहिए, खाने का बंदोबस्त, उनके सोने का बच्चा नहीं गया सो गया है तो उसको बेड्स वगैरह भी प्रॉपर होने चाहिए। हाँ। तो ये पूरी गाइडलाइंस बनी हुई है। सोते हुए बच्चे की प्रोटेक्शन शायद और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं दैट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड बहुत छोटे बच्चों के साथ भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। और तो सीसीटीवी तक मस्ट है, लेकिन वहाँ सीसीटीवी अधिक से छोटे छोटे प्ले स्कूल जाए तो कहाँ सीसीटीवी का कोई अपना वो है ही नहीं। कागजी कार्रवाइयों में अंदर सीसीटीवी दिखा दी है, कागजी कार्रवाई में पूरे दिखा दिए, बेड्स दिखा दिए, वहां तो दिखाने को 2-3 बेड्स बना दिए हैं, खिलौने दिखाने को 15-20 खिलौने दिखा दिए हैं। बच्चे वहां पर 50-50 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे 20 खिलौनों से कैसे खेलेंगे? आपने ये बात कही है, बहुत सही कहा बलजिंदर जी। मैं उन सभी पेरेंट्स जो हमारा इंटरव्यू ये इस टाइम देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि अपने सर्कल में आप अगर खुद आपके बच्चे छोटे हैं तो आप इस चीज़ के बारे में अवेयर होइए, और आपके सर्कल में जितने लोग हैं उन्हें बताइए कि आपके एज पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट राइट्स हैं, और आप जब अपने बच्चों के एडमिशन के लिए धक्के खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और आपको लगता है कि कोई भी स्कूल आपके बच्चे को सीट दे रहा है तो आप पर एहसान कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। एज अ पेरेंट आपको ये सारी चीज़ें या जो बलजिंदर जी ने हमें बताई हैं और उनसे आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अवेयर हो जाइए, जानिए कि आपको एज अ पेरेंट और आपके छोटे बच्चे को एज अ चाइल्ड क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए, और तभी उस स्कूल का चयन कीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके बच्चे को शायद सीट मिल गई तो आप किसी भी जगह अपने बच्चे को जाने देंगे। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अधिकतर हम जो है ना स्कूल का चयन करते हैं एक नाम से कि यार इसके रिजल्ट आ रहा है। सिर्फ बच्चे जो आज की डेट में जो एजुकेशन के ऊपर हम कहें तो बड़ा दिल को भी धक्का लगता है कि सिर्फ एजुकेशन की बनाने की मशीनरी बन गए हैं। जी। सिर्फ बच्चों को वहाँ फिजिकल ग्रोथ नहीं। बिल्कुल। हमारे टाइम में हम अपना खूब खेलते कूदते थे, हम स्टेट लेवल खेले, नेशनल टीम में भी हमारा सिलेक्शन हुआ, यानी हम और पढ़ाई के अंदर भी अपना ठीक थे। हाँ। तो यानी हर चीज की हमारे फैसिलिटी है, लेकिन हम मुझे पता है कि पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था। लेकिन आज की डेट में बच्चे खेल कूद के अंदर जो अगर पेरेंट्स इंटरेस्टेड है उन्हीं के बच्चे खेल कूद की तरफ जा रहे हैं, बाकी बच्चे के अंदर वो भावना ही नहीं डेवलप पा रही कि मैं ये खेल को खेलूं। जी। और वो खेल भी वही अपना रहे हैं जिसमें उनको लगता है कि आगे पैसा कमा पाएंगे या प्रोफेशनल करियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं। बिल्कुल। राइट। तो बलजिंदर जी, इतने सारे जैसे आपके स्कूल के साथ कनेक्ट भी हैं और आप इन 2 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह के केसेस आते हैं? मतलब अगर हम बिना किसी का कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़े अगर आप हमें बता सकें कि किस तरह के केस या सिचुएशन को लेके एक पेरेंट आपके पास आ सकता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो जानते भी नहीं होंगे कि इस सिचुएशन में लीगल हेल्प ली जा सकती है या नहीं। बिल्कुल। तो कुछ हमें केसेस का मतलब नॉलेज दीजिए। अगर मैं कहूँ तो जब इस टाइप के मैंने कुछ केसेस लेने शुरू किए थे, शुरू में तो मेरे पास काफ़ी फीस से रिलेटेड केस आए जी, और बाकी टॉपिक्स के ऊपर पेरेंट्स इतना खुल के बात नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी जो हमें ये लगती है, आज भी वो पेरेंट्स खुल के बात नहीं करते। जब कोई घटना हो जाती है, देखो प्रोटेक्शन कई टाइप की होती है, फिजिकल प्रोटेक्शन भी हमें रखनी है, मेंटल का भी अपना रखना है, सोशली अपना भी रखना है, लेकिन वहां पर इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत लेवल पे हो रहा है। फाइनेंशियल लेवल पे पेरेंट्स का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है,
बच्चों का सिर्फ पढ़ाई से अलावा उनको कोई दूसरी डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं होता, तो उनका मेंटल बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। ओह माय गॉड। बच्चों क्यों स्कूल में जाते हैं, आज ये टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है, इसके अलावा उनको कोई खेल से रिलेटेड क्या है? नाम के लिए स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स डे हैं, हाँ, लेकिन उनमें सिर्फ अगर आप कहेंगे कि एक क्लास के अंदर 80 बच्चे हैं तो मुश्किल से 7 या 8 बच्चे ही स्पोर्ट्स की तरफ देखें, बाकी जो है बच्चे नहीं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। राइट। तो आप लगाइए कि हमारा फ्यूचर कहाँ की तरफ जा रहा है। वो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, आज बच्चे जो है इतने ज्यादा माँ प्यो से कहते हैं कि वो सिर्फ पैसों की ज्यादा बातें कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमने भी बच्चों को एक पैसे की अपना बता दिया कि तू पढ़ ले, अच्छी तरह अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी जगह हो जाएगा, कमा लेगा। तो यहाँ हमने बच्चों को एक डेवलपमेंट में कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम स्कूल में ये नहीं देखते कि यार स्पोर्ट्स के अंदर भी बच्चा अपना वहाँ ले रहा है, वहां पर फिजिकल लैब वगैरह भी है, ताकि बच्चे की अगर वाकई इंटरेस्ट या साइंटिस्ट या दूसरे अच्छी फील्ड में जाना है तो वो वहां पर वो ग्रोथ वहां पर है कि नहीं है जी। छोटे छोटे स्कूल हैं, ठीक है, मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी अभी इतना नहीं है कि मैं बड़े स्कूल में डालूं कि जहां पर बहुत बड़ी लैब हो, वहां हो। कई अच्छे स्कूल हैं फरीदाबाद के अंदर, आज की डेट में मैं कहूँ तो बेस्ट उन्होंने करिकुलम डेवलप किया हुआ है, बेस्ट लैब्स भी हैं, राइट। तो लेकिन उस हिसाब से उनका फीस स्ट्रक्चर है। तो लेकिन जो फरीदाबाद में मीडियम रेंज के बहुत स्कूल हैं जिन्होंने ये फैसिलिटीज पूरी अपनी रखी हुई है, हर टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया हुआ है, राइट। तो हम उनको भी अपना देखें और ऐसे स्कूल को हम प्राथमिकता दें कि जहां पर ये बच्चे की ग्रोथ हो। और खुद भी अगर पीटीएम में जाते हैं तो बाकायदा जाइए, उनके फिजिकल लैब में जाइए, उनकी जो है केमिस्ट्री लैब में जाइए, उनकी बायोलॉजिकल लैब में जाइए, कंप्यूटर देखिए। मैंने अभी पिछले दिनों कुछ केस किए थे, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहां पर फरीदाबाद का नामी गामी स्कूल है, 1000 रुपए कंप्यूटर चार्जेस की फीस अलग से ले रहे हैं पर मंथ, हर बच्चे से लेते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास से लेके और 12वीं तक का स्कूल है। पर मंथ 1000 फीस है पर चाइल्ड, उन्होंने अपना फिक्स कर रखी हुई है कंप्यूटर चार्जेस। वो 12वीं क्लास के लिए भी वही है 1000 है और पहली क्लास के लिए भी वही फीस है। मैं तो खुद हैरान था कि कंप्यूटर फीस उन्होंने स्टार्टिंग में पहले 500 रखी थी, 750 करी, फिर आज की डेट में 1000 रुपए कर दी है। तो 1000 कंप्यूटर फीस ले रहे हैं एक पर मंथ के ऊपर। कम से कम मैं अगर कहूँ 2000 से ऊपर बच्चा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए इतना। उनकी जब बैलेंस शीट मेरे पास आई तो सिर्फ 3 लाख रुपए के कंप्यूटर उनकी लैब के अंदर दिखा रखे हैं। हैरान रह गया था। और जब फिर मैंने उन बच्चों से जब बात करी, कहते जी हम एक सिस्टम के 6 बच्चे 8 बच्चे बैठ रहे हैं, एक सिस्टम पे 6 से 8 बच्चे। यस, वो भी जैसे 1 घंटे का पीरियड है, आधा घंटा वो बैठा, आधा घंटा हम, ऐसे करके इस तरह करके बैठ रहे हैं। और फरीदाबाद का नामी स्कूल है। जब यही चीजें क्वेश्चन जब हमने फिर इसके लिए हमें पिटीशन तक आगे डालनी पड़ी है, हमने उनकी फिर ये आगे तक लेके गए जिला शिक्षा अधिकारी के, सबसे पहले हमने अप्रोच किया कि देखिए ये अपना इतने करोड़ों रुपए ले रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट खुद बोल रही है कि जो कॉपियां मेरे पास आरटीआई में आई कि 3 लाख रुपए के कंप्यूटर हैं जी, और करोड़ों रुपए आप अपना उसमें सिर्फ उसी से कमा रहे हो। हाँ, राइट। तो ये राइट्स के लिए हम पेरेंट्स को अवेयर करते हैं, आप फीस तो दे रहे हो जी। यही मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि ठीक है स्कूल तो जो कर रहा है वो कर रहा है, पर कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें पता है कि उनके बच्चे 1000 रुपए देकर किस तरह से कंप्यूटर पे 6 8 बच्चे एक कंप्यूटर पे लदे हुए हैं। और क्या पेरेंट्स इस बात से वाकिफ हैं कि उनका बच्चा इस तरह से कंप्यूटर क्लास अटेंड कर रहा है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं है। नहीं, पेरेंट्स को राइट्स से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। उनको पता है, उनके बच्चे ने बताया पापा क्लास तो आज कंप्यूटर की थी, लेकिन वहां पर मुझे पढ़ाया नहीं गया। ये चीज अपना वो कहते घर पे बैठे कंप्यूटर ले दिए ना, तो अपना उस पर प्रैक्टिस कर। ये एक और प्रॉब्लम सर ये हमें देखने को मिली है। एज अ मीडिया पर्सन हमारे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि क्या किया जा सकता है इसमें। और जब मैं उनसे ये बोलती हूँ कि आपको स्कूल को क्वेश्चन करना चाहिए, तो पेरेंट्स बहुत ओपनली ये बात कहते हैं कि नहीं, फिर वो हमारे बच्चे से बदला लेंगे। ऐसे सिनेरियो में जब पेरेंट को ये लगे कि हमारे बच्चे को अलग कर दिया जाएगा और उसको स्कूल हैरेस करेगा और उससे बदला लेगा, ऐसे में पेरेंट क्या करे? वो नहीं, देखो बदला तब लिया जाता है जब हम स्कूल में कहीं किसी चीज की, हम तो एक उनकी डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम तो उनको उनके बता रहे हैं कि आप ये फीस दे रहे हो तो आपको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो आपके राइट्स हैं। अधिकतर अगर मैं अपने राइट्स के लिए खुद ही नहीं खड़ा होऊंगा तो कैसे अपने ना हम बच्चों को खड़ा कर पा रहे हैं।
पर सर अगर ऐसे में स्कूल उस बच्चे को ब्लैकलिस्ट कर देता है किसी ब्लैकलिस्ट कभी नहीं करता है, क्योंकि हमने जाके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि सर आप 1000 रुपये ले रहे हो, आप बताइए कि मेरे बच्चों के लिए इसकी क्लास के अंदर 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स के लिए आपने कितने सिस्टम ले रखे हैं, सिस्टम को अपग्रेड कीजिए, सिस्टम दीजिए। अगर सिस्टम भी दिखा रखे हैं वो विंडोज 7 वाले, विंडो एक्सपी वाले पुराने चल रहे हैं आज की डेट में, अपडेट नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। तो वो चीजें जब हमने करी हैं, जब प्रिंसिपल से मीटिंग होती है तो फिर अपने आप वो उन चीज को करते हैं कि नहीं सर हमने इस बार प्लान कर लिया है। वो हमने देखो उस चीज का लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है कि हाँ भी इसके लिए वो करना है, लेकिन जब भी पीटीएम होगी, नहीं सर हमने प्रिंसिपल से मिलके जाना है कि आपने ये चीज ले रहे हैं तो ये फैसिलिटी कंप्यूटर की लैब क्यों नहीं अपना अपडेट हो रही है, राइट, तो बच्चों को ये दिक्कत हो रही है, तो वो सिस्टम आप मंगवाइए। कभी स्कूल भी नहीं चाहेगा कि इस चीज में बदनामी हो कि वहां पर कंप्यूटर लैब नहीं है या फिजिकल लैब में बिल्कुल सामान नहीं है। तो जब इन चीजों की अवेयरनेस होती है, एक तो ऐसे इशू उठने चाहिए, उससे क्या है कि एक तो आम पब्लिक को पता चलता है, अभिभावकों को पता चलता है कि हाँ यार इस स्कूल के अंदर ये देखो नाम के लिए फीस तो ले रहे हैं जबरदस्त, लेकिन लैब प्रॉपर नहीं है, बहुत छोटी सी लैब है, 10 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। अपना कंप्यूटर जैसे मैं कहूँ कि भैया हाँ भैया 80 स्टूडेंट्स के लिए कम से 40 का कंप्यूटर होना मस्ट है, लेकिन वहां पर 20 कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो वो कैसे अपना वर्क करें। तो जब हम इनको इशू उठाते हैं तो उसमें स्कूल भी अपग्रेड होता है, स्कूल अपग्रेड होता है, स्कूल की फैसिलिटी अपना उन्होंने अपडेट किया है। स्कूल इस चीज के लिए कभी भी मना नहीं करता। स्कूल सिर्फ पेरेंट्स के सिर्फ एक ही इशू के ऊपर आता है जहां पर हम उनकी फीस से रिलेटेड को चैलेंज करते हैं। जी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हम स्कूल के ऊपर ब्लेम डालते हैं और अक्सर लोगों का ये मानना है वो एक या दो पेरेंट को नहीं, स्कूल के ऊपर सारा ब्लेम चला जाता है, पर हर बार हर स्कूल गलत हो ऐसा तो नहीं होता। तो जरूर ऐसा भी होता होगा कभी ना कभी कि कोई पेरेंट्स भी बड़ी नाजायज मांग करते होंगे या पेरेंट्स भी गलत होते हैं, ऐसा कोई केस बताइए। अब जैसे आप फीस का कह रहे हैं तो जाहिर है सारे स्कूल ही गलत फीस स्ट्रक्चर तो नहीं फॉलो कर रहे। नहीं ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं पेरेंट भी गलती करते होंगे। स्कूल की अगर मैं कमियों के अंदर बताऊं तो मेजर कमी ये हो जाती है कि आर्बिट्रेटरी फीस हाइक करते हैं। सीधा 3000 से 4000 रुपए कर दिया उन्होंने फीस। कोई स्टैंडर्ड के अंदर करिए, क्या आपका बढ़ाया ना, उन्होंने टीचर्स की सैलरी बढ़ा रहे हैं, फिर क्यों अपना फीस बढ़ रही है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ तो कहे कि हाँ जी मैं ये लैब नहीं बना रहा हूँ, नए रूम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ, तो ये है, तो उनके पास वो ग्राउंड नहीं है। उन्होंने देखा कि दूसरे स्कूल वाले बढ़ा रहे हैं, हमने भी उस हिसाब से बढ़ा दिया। तो यानी कोई स्कूल फीस तभी बढ़ा सकता है जब वो कुछ डेवलपमेंट दिखाता है। यस एक हरियाणा एजुकेशन एक्ट के अंदर है, फॉर्म 6 भर के देना जरूरी होता है, जो एनुअल 31 दिसंबर तक उसकी लास्ट डेट होती है। उसके अंदर अपनी प्रेजेंट फीस स्ट्रक्चर, नेक्स्ट ईयर का जो अपना फ्यूचर का फीस स्ट्रक्चर वो भी लिखना है। और साथ से साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी लिखेगा, टीचर्स की सैलरी भी उसमें डिफाइन करेगा कि ये सैलरी स्ट्रक्चर ले रहा हूं मैं, अपना ये दे रहा हूं, और ये टीचर्स भी हैं, उनकी लिस्ट भी देनी जरूरी होती है। और तो और स्पोर्ट्स का सामान तक भी, अगर मेरे पास हाँ भाई इतने की पैड्स हैं, इतने बैट्स हैं, इतने बॉल्स हैं, तो उसका भी क्वांटिटी तक लिखनी पड़ती है। पर लिखते कितने? बस यही तो मैं बता रहा हूँ कि 1200 स्कूल के अंदर अगर 300 स्कूल ही वो फॉर्म 6 स्कूलों में जमा करा रहे हैं, तो खुद ही लगाइए कि बाकी जने स्कूल तो चल रहे हैं, किस हिसाब से चल रहे हैं राम जाने। तो यही इशू उठाते हैं। सर ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आप बता रहे हैं कि अगर 1200 स्कूल है उसमें से केवल 200-300 ने जमा करी, तो जो इन्फॉर्मेशन ये स्कूल्स जमा करते हैं क्या ये अवेलेबल टू पब्लिक है ऑनलाइन? हम लोग देख सकते हैं? नहीं, देख नहीं सकते, लेकिन आरटीआई के थ्रू अपना जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, आरटीआई के थ्रू? आरटीआई जिला शिक्षा अधिकारी पे लगाइए कि आप मेरा ये स्कूल है, मुझे इन स्कूलों की डिटेल दी जाए, तो बकायदा आपको उसकी कॉपी दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। अब इन्होंने जरूर कर दिया था कि ऑनलाइन कई चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन ऑनलाइन मैक्सिमम डाटा अभी भी वो विंडो को इन्होंने हाइड करा हुआ है। सरकार ने अगर कहो तो वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। आरटीआई के थ्रू जरूर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। बट दिस इज अगेन फॉर ऑल दोज पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा स्कूल में है, या फॉर ऑल दोज पीपल जिनका कोई स्कूल में नहीं भी है, तो भी अवेयर होने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने राइट्स जानें, एंड आरटीआई के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। अब सर जैसे फीस के बहुत मामले आए, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड, और जहाँ एक तरफ पेरेंट्स परेशान थे कि फ़ी हम नहीं भर पा रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल का ये कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण हमारा स्कूल तो खुलता ही है, साफ़ सफाई का स्टाफ आता ही है। टीचर्स का ये कहना था कि उनके अपने चैलेंजेस थे, मतलब
तो क्या टीचर्स को भी कुछ ऐसे राइट्स हैं और क्या वो भी अपने राइट्स की मांग कर सकते हैं? आई जस्ट वांट टू नो। देखो, अगर मैं कहूँ तो फरीदाबाद में काफ़ी स्कूल्स हैं जहाँ टीचरों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। टीचर की सैलरी दिखाने के लिए रिकॉर्ड 40,000 सैलरी है, 45 है, 50,000 है ऑन, और वैसे इन कैश उनको 25 मिल रहा है, 30 मिल रहा है। बहुत सारे स्कूल हैं जो खासकर अगर मैं कहूँ तो हमारी कॉलोनियों के अंदर हैं या छोटे छोटे एरिया में बने हैं, जहाँ के ATM कार्ड तक प्रिंसिपल की जेब में पड़े हुए हैं, लेकिन वो टीचर पब्लिकली आने के लिए, फेस मारने के लिए नहीं आता, केस करने के लिए कभी आगे नहीं आएगा। क्यों? वो कहते हैं यार चलो कागजों में 35 दिखाई है, 40 दिखाई है, मुझे 2500 दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं। अगर मैंने यहाँ पर इनके खिलाफ कुछ ऐसा किया तो ये दूसरे स्कूल वालों को भी कह देते हैं, तो मेरी कहीं प्रमोशन भी रुकती है, कहीं मैं ज्वाइनिंग नहीं कर पाती कि जी यार ये तो टीचर बहुत ज़्यादा बोलती है, अपने इन चीज़ों को बताती है कि भैया 40 दिखा के 25 दे रहे हैं। तो जिस तरह से अभिभावक संघ है या पेरेंट्स एसोसिएशन है, क्या जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूटा है, तो क्या स्कूल के स्तर पे भी कोई ऐसी संस्था या संगठन या एसोसिएशन है जहां टीचर्स के लिए कुछ मदद मिल जाती हो या टीचर्स को सपोर्ट मिलता हो? देखो, पेरेंट्स से रिलेटेड तो हर स्कूल के अंदर एक एजुकेशन एक्ट में ही क्लियर किया हुआ है कि मैनेजमेंट के साथ एक बॉडी बनती है जिसमें टीचर्स अपना पेरेंट्स होते हैं। जी जी जी, पेरेंट्स की पूरी अपना होती है। वो इवन फीस स्ट्रक्चर भी अगर नया लगाना है तो उसमें पेरेंट्स का होना जरूरी है, उसमें से कम 2 या 4 पेरेंट्स उनके साइन होने जरूरी होते हैं। पर सर ये बताइए कि फरीदाबाद में ऐसे कितने स्कूल्स हैं जिनमें इस तरह की पेरेंट टीचर एसोसिएशन है? देखो, उन्होंने कागजी तौर पे तो जो अगर मैं कहूँगा अगर 300-350 उन्होंने जो फुलफिल कर रहे हैं, उन्होंने कागजी तौर पे बना रखी है, लेकिन पेरेंट्स में उन बच्चों को लिया है जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। कई बार हम कहते हैं कि इनको भी इसमें सेट किया जाए, नहीं करते, वो कहते हैं कि इनको कर दिया। क्यों? कि वो पेरेंट्स ऐसे हैं जहां पर उनको कहोगे साइन कर दो, वो साइन कर देते हैं। वो खुद अवेयर के लिए नहीं अपना करते, कहते नहीं यार हमने कुछ नहीं दी, बस साइन करने के लिए, नाम के लिए वो अपना दिखा रखे हैं। राइट। वैसे जिस तरह से हम बुराई में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं अच्छाई में भी मेंटेन करूंगी। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन मेरा बेटा जिस स्कूल से पढ़ा है वहाँ पर एक PTA का गठन किया गया था और मैंने 2 साल उसमें अपना योगदान दिया, मतलब कंट्रीब्यूशन दिया, और बहुत ओपनली उन्होंने मतलब पेरेंट्स। मैंने ये तो नहीं कहूंगा कि देखो सभी स्कूल है, देखो बहुत हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी तरह से उन्होंने मुझसे इन्फ्लुएंस उठाया, लेकिन आई वाज क्वाइट नहीं। अगर मैं फरीदाबाद के जो टॉप के अच्छे स्कूल्स हैं, क्योंकि इन पे ऑलरेडी पहले पुराने केस चले, उनको भी अपनी कमियां पता चली, तो उसके बाद वो इन चीजों में अवेयर रहते हैं। अपने प्रीवियस डाटा में जो कमी थी वो कमी को इन्होंने सुधार लिया है। तो मैक्सिमम अगर मैं कहूँ DPS स्कूल या अगर जिनका नाम भी लूँ APJ और इनके जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं जो फरीदाबाद के ब्रांडेड स्कूल हैं, वो प्रॉपरली अपना फुलफिल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को वो डिटेल दे रहे हैं। अगर उनकी डिटेल चाहिए तो वो अवेलेबल हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ एक इशू करके कि हम अपना हमारे स्कूल की बदनामी होती है, तो वो उन्होंने अपना उसको ठीक करके आगे किया है। राइट। तो सर जैसे स्कूल्स में आजकल देखा जाता है, फॉरेन में तो खैर कब से ही था कि बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना या फिजिकल किसी तरह से असॉल्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे स्कूलों में देखा जाए तो हमारे दादा परदादा के टाइम से और शायद हमारे टाइम तक कान तो सभी के मरोड़े गए होंगे। हाँ, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और बच्चा भी जानता है कि उसके ऊपर उसका पेरेंट या टीचर हाथ नहीं उठा सकता। क्या कोई इस तरह का भी केस आपके पास कभी आया जहां बच्चे या पेरेंट ने कंप्लेंट की हो कि उसको असॉल्ट किया गया? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केस आए हैं। अच्छा। वैसे आपको कानून की नज़र में आपको थोड़ा सा मैं अवेयर करना चाहता हूँ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ है जी, जिसमें कोई भी बच्चा स्कूल वगैरह में जाता है और उसके साथ के मेंटल, फिजिकल, सोशल किसी टाइप से भी हरेसमेंट होती है, तो उसके ऊपर प्रॉपर उसमें सेक्शन 75 के अंदर केस उसके ऊपर दर्ज होता है, FIR दर्ज हो जाती है। अगर उसके पास किसी भी तरह से बच्चे से उसका अब्यूज किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो JJ एक्ट की धारा या उसमें लागू हो जाती है। तो उसके अंदर काफी केस आए हैं। अच्छा। अगर मैं कहूँ तो रिसेंटली मेरे पास एक फरीदाबाद के नामी ग्रामी स्कूल का केस है जिसमें बच्चा
10 मिनट के लिए कहीं लेट हो गया था स्कूल में। जैसे स्कूल में घुसा, पीटीआई टीचर है ने उसको गर्दन से पकड़ा और उसके यहाँ पर 2-3 बार मारा। उसके पहले फेस पे मारा, वो बच्चे ने गर्दन नीचे कर ली, उसके फेस पे लगी, तो गर्दन के पीछे 2-3 बार लगने के बाद वो बच्चा उस टाइम तो किसी तरह क्लास अटेंड करी, लेकिन उस टाइम भी कहता है चक्कर से आ रहे हैं, लेकिन ठीक है चलो बच्चे ने हिम्मत थी, क्योंकि वो एक 11th क्लास का स्टूडेंट है। तो एक बड़ा था तो उसने हिम्मत करके दिखाई, घर तक तो कैसे पहुंच गया जी। और अगले दिन सुबह बिस्तरे से उठ नहीं पाया, ये हालत होगी। पता चला इमीडिएट उसको LNJP हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर एडमिट करना पड़ा। तो पता चला कि आईसीयू के अंदर वो 1 मंथ के करीब पूरा आईसीयू के अंदर रहा, जिसके अंदर उसकी आंखें तक नहीं खुली थी। 1 मंथ तक इतना यानी क्रिटिकल कंडीशन के हो गया कि ब्रेन डैमेज हो गया और उसकी आंखें तक नहीं। महीने के बाद मतलब उसका, क्योंकि उसके टीचर्स ने जो उसका मारा तो नस कहीं से साइड से पंचर हो गई, जो एक मेडिकल रिपोर्ट में हमारे पास आई, जो बकायदा अगर मैं कहूँ तो कई सारी कमियां हैं जो स्कूल लेवल पे भी स्कूल ने उस मेडिकल रिपोर्ट को नहीं माना, अपना और बता दिया जी कि ये चीज़ है, बच्चे को पहले को ये दिक्कतें थी, पुराना बीमार था, कमजोरी थी बच्चे में, ये चीज़ें तो यानी उन चीज़ों के ऊपर डाटा रिलाई कर रहा है। लेकिन जब मेरे पास उसी दिन की प्राइमरी रिपोर्ट्स आई है, पूरा बकायदा हमने कोर्ट में भी पेश किया है, क्योंकि मैटर सब जुडाइस है इसलिए ज़्यादा उस पर नहीं कहूँगा, तो वो सारी चीज़ें हमने कोर्ट में लगा दी हैं, कोर्ट ने उस हिसाब से आगे रिपोर्ट्स वगैरह मांगी हैं। बकायदा ये इशू हमने NCPCR है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दिल्ली के अंदर, वहाँ भी वो मैटर को हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ भेजा और वहां से फिर DCP बल्लभगढ़ के ऊपर उस पर इंक्वायरी करी। अच्छा। तो वो अभी चल रही है, मैटर चल रहा है। तो इस स्टेप से हमने इनमें लीड करके हम उनको बता रहे हैं कि NCPCR करके भी एक एजेंसी है जिसके थ्रू आप अपना अप्रोच कर सकते हो। तो इस तरह के केस के बलजिंदर जी 2 पहलू होते हैं। पहला तो ये कि जिससे गलती हुई उसको सजा, और दूसरा ये कि जिसके साथ हुआ उसको कॉम्पेंसेशन। सजा तो एक एंगल है कि ताकि वो किसी और के साथ दोबारा ना करे, क्योंकि जाहिर है जो भी इसमें टीचर इन्वॉल्व है वो कोई आदतन ऐसा हो जरूरी नहीं, वो एक दिन का कुछ कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन कॉम्पेंसेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि खुदा ना करे अगर ये किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के साथ हो, जो 1-2 महीने तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ICU का ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाए। तो यहाँ कॉम्पेंसेशन वाला एंगल बहुत इम्पोर्टेंट है। उस केस में क्या मिल सकता है? बिल्कुल है, उसमें स्कूल से कॉम्पेंसेशन के लिए प्रॉपर हम अपना केस फाइल भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चा अभी अंडर ट्रीटमेंट में है। हमने एप्लीकेशन तो वहाँ लिख के दे दी है कि कॉम्पेंसेट किया जाए, लेकिन स्कूल अभी लायबिलिटी से इग्नोर कर रहा है। तो लेकिन बच्चे में अब जाके थोड़ा सा होश आके इतना आ गया है कि वो कुछ पहचान रहा है। अभी स्टेटमेंट वगैरह नहीं दे सकता क्योंकि बोल नहीं सकता। अभी बच्चे की जो वोकल कॉर्ड के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है उससे। तो हमारे लिए वो है, लेकिन अभी अंडर ट्रीटमेंट है और अभी ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं खर्चे। तो कंपनसेशन जरूर डलता है उसका, सूट फॉर डैमेजेस का पूरा डलता है और कंपनसेशन उसमें हम क्लेम करेंगे, उसमें लेंगे। पेरेंट्स को पूरा राइट है, अगर स्कूल की गलती की वजह से ये चीजें अपना उसको सफर करना पड़ रहा है। क्योंकि हमने तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें बच्चे के साथ टीचर ने पूरी, अब फरीदाबाद के अगर मैं कहूं तो नामी ग्रामी स्कूल है यहाँ का, अगर मैं कहूं तो उसके अंदर एक 9th क्लास की लड़की को सभी स्टूडेंट्स के आगे उसकी चेक किया गया है। एक बात बताओ, एक तो फीमेल क्लास अपना स्टूडेंट है, उसको क्लास के अंदर कभी चेकिंग नहीं इस तरह कर सकते। खासकर कहीं भी अगर चेकिंग भी किसी की बच्चे की करनी होती है तो भैया रूम के बाहर ले जाके हैं, और खासकर फीमेल से रिलेटेड तो ये हमें प्रिकॉशन बरतना ही बरतना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़की इतनी मेंटली डिस्ट्रेस हुई कि वो तो जाके अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ओह माय गॉड। तो ये तो जब उसके पेरेंट्स का फोन आया कि ये ऐसे कर लेगी, तो हमें भी अपना जो अपनी सीट छोड़ के हम बकायदा उनके घर तक गए हैं और उस बच्चे को फिर हमने उस जो सुसाइडल एंगल उस बच्ची के अंदर इतना डेवलप हो गया था कि कहती मैं तो कभी स्कूल नहीं जाऊंगी, इस तरह उन्होंने मुझे ह्यूमिलेट किया है। हाँ राइट। एक होता है नॉर्मल फ्रिस्किंग जैसे एयरपोर्ट्स पे या कहीं होता है या डिटेक्टर से होता है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं और मैं समझ पा रही हूँ तो वो फिजिकली अब्यूज करने वाली बिल्कुल ये बात हुई है और प्रूव हो रही थी 100% कि इस तरह हुआ है। और पूरे में और उसके गवाह भी सारे बच्चे हैं, सब बच्चों के सामने, यानी कि उस इतनी शर्माई, कहती मैं उस क्लास के अंदर अब कैसे जा सकती हूँ। ओह माय गॉड।
आप जो कह रहे हैं मैं वो इस टाइप के नहीं, मैं ये इसलिए इशू उठाया कि इस टाइप के बहुत सारे केसेस होते हैं, बच्चे बताते नहीं हैं या अपने अभी हमें पता चलता है कि बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं। जी जी, ये रीजन यही है कि हमें वो खुल के नहीं बता रहे कि उसके साथ क्लास के अंदर ये चीजें बच्चे के साथ घटना घटी है। मेरे ख्याल से वो इसलिए भी है सर क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि हमें हर चीज़ का एक सिस्टम है। और जैसे हमारे जितने भी एडवोकेट हमारे सर्कल में हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, आपको रूबरू भी करवा रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। तो प्लीज़ अपने राइट्स के बारे में जागरूक होइए और अपने बच्चों से खुल के बात कीजिए, उन्हें ये बताइए, अवेयर कीजिए कि अगर उनके साथ स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए तो उसके बारे में खुल के चर्चा करें और आपसे बताएं। आपके पास लीगल एडवाइस, लीगल एक्सपर्ट अवेलेबल हैं हमारे शहर में। हमारे शहर में बहुत ऐसे लोग हैं जो सोशली भी बहुत काम कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि एडवोकेट विरदी सर भी सोशली बहुत एक्टिव है। वो इसीलिए कि लोगों को पता चले कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है जो इस तरह के केसेस हैंडल करते हैं। तो हम ये भी है फैमिली, इसी सेम यही सिचुएशन आ जाती है फैमिली मैटर्स के ऊपर, क्योंकि मेरे पास फैमिली मैटर्स काफ़ी हैं। क्योंकि वहाँ भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट से रिलेटेड लूँ, वहाँ भी काउंसलिंग सबसे प्रेफरेंस होती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जितने भी फैमिली मैटर्स हैं मेरे पास, तो वो भी हम काउंसलिंग के अपना सबसे ज़्यादा करते हैं। कि लड़के ने कहा लड़की की गलती है, लड़की ने कहा लड़के की, तो ये नहीं एक दूसरे पे ब्लेम गेम की ज़्यादा होती है। तो जब हम निचोड़ में आते हैं तो यार इनको काउंसलिंग सबसे पहले बहुत जरूरी है कि अगर ये मैटर सॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन आज की डेट में वो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, क्यों ऐसे ये ब्लेम गेम पे जा रहे हैं, इसने ये कहा वो कहा, बहुत ज्यादा ब्लेम लगाते हैं। और कई बार ऐसे भी कुछ मुद्दे होते हैं जो आप अगर किसी वकील से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे तो हो सकता है वो आउट ऑफ कोर्ट एक लॉयर या एक एडवोकेट ही सेटल करवा दे। बिल्कुल, और आपको कोर्ट तक जाके बदनामी वाला डर भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर लोग ये भी नहीं जानते। अच्छा, आपने जैसे दोनों केसेस बताए सर स्कूल के, जाहिर ऐसे में स्कूल तो कभी एडमिट नहीं करता और स्कूल की तरफ से स्टाफ या बच्चे भी शायद नहीं बोलते, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स उनको कह देते हैं कि तुमने कुछ नहीं बोलना है, इस चीज़ से दूर रहना है। ऐसे में एक ही तरीका होता है एविडेंस मिलने का, और वो होता है सीसीटीवी फुटेज। कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो सीसीटीवी वाली इस पॉलिसी को कंप्लाई करते हैं, और क्या सीसीटीवी होना कंपल्सरी है स्कूल्स में? नहीं, ऐसा तो क्योंकि अभी एक्ट के अंदर अभी स्पेसिफाई कहीं नहीं किया गया है कि सीसीटीवी होना जरूरी है। तो अभी ये क्योंकि जहां हम कंपल्सरी वर्ड यूज करें तो वहां मतलब कहीं ना कहीं एक्ट ने हमें बाउंड कर दिया, कानून ने हमें बाउंड कर दिया। करेक्ट। तो ये अभी तक क्यों नहीं आया सर, जब इतने केसेस आ रहे हैं स्कूलों से और टेक्नोलॉजी कब की आ चुकी है, तो सीसीटीवी स्कूल में कंपल्सरी क्यों नहीं की गए हैं? देखो, इस मुद्दे के, इस टाइप के बहुत सारे मुद्दे हमने उठाए हुए हैं ना। उनके पास फायर से रिलेटेड एनओसी है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के अंदर भी स्कूल चल रहे हैं, उनके पास अगर किसी भी बिल्डिंग में कुछ होता है तो ना फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं स्कूलों के अंदर। मैंने भी नहीं कभी देखे। हाँ, तो ये सबसे बेसिक जो चीजें हैं, इन चीजों के बारे में मुद्दे हमने उठाए हैं। और ये नहीं कि प्राइवेट, हमने तो सरकारी स्कूलों के ऊपर भी इन पे किया है। और हम ही ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन हमारे जो है, इन्होंने अभी पिछले दिनों केस भी डाल के हरियाणा गवर्नमेंट को, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर हमने उसमें क्या खींचा। तब जाके फरीदाबाद के जो 5 स्कूल आज जो मल्टी मॉडल स्कूल बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी वाले बन रहे हैं, तो सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर भी वर्क स्टार्ट कराया है किया। और हमने सरकारी स्कूलों का सर्वे किया है। मैंने कम से कम भी तो 100 स्कूल के ऊपर से ज्यादा के ऊपर मैं लेक्चर दे चुका हूँ। और हर महीने या महीने के साल के अंदर 2-3 बार 4 बार हमने जरूर जाना होता है। डिफरेंट स्कूलों को विजिट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की फोटो देखते हैं, वहाँ फैसिलिटीज देखते हैं, और उनका डाटा बना के बाकायदा हमने आगे की जैसे भी डिफरेंट अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर अपना पेश करते हैं। चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं, नहीं लिखते अपना, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर हाई कोर्ट में केस भी डालना है। क्योंकि अब ये 2-3 टाइप की अलग अलग पिटीशंस हमने अलग अलग एरिया में हमने उसमें डाली है, जिससे ताकि सरकारी स्कूलों के अंदर भी जो बच्चों के राइट्स हैं वो भी वहां पर मिलने शुरू हो जाए। बिल्कुल, सरकारी और प्राइवेट में राइट्स तो सेम ही होते हैं। राइट्स सेम ही होते हैं, बस वही है कि हम ये कहें कि सिर्फ प्राइवेट को खींचा जाए कि हाँ भी वहाँ पैसे की बात है, नहीं जी। तो लेकिन हमने सरकारी स्कूलों की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी हम पूरा वर्क कर रहे हैं। तो और ये फरीदाबाद के अंदर जो 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है वो भी हमारे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही बन रही है। आज चाहे कई नेता हो उसके ऊपर हम कहे जी हमने लेके आए हैं, तो लेकिन कई चीजें हैं, लेकिन अगर आप कहो कि उनकी पीछे की जो लड़ाई है
और वो सारी लड़ाई जैसा कि मैंने कहा, पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं। एक क्वेश्चन सर और मेरे दिमाग में आ रहा है, यूँ तो वैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शायद व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी पूछना चाह रहे होंगे। स्कूल्स में जिस तरह से आपने कहा कि 10% या 20% गरीब बच्चों की पढ़ाई जो है वो भी स्कूल्स को कंपल्सरी करानी होती है। ऐसे में जो स्टाफ नॉर्मल बच्चों को पढ़ाता है, क्या सेम स्टाफ को ही उनकी क्लासेस भी लेनी पड़ती है, या स्कूल अलग से थोड़ा कम क्वालिफाइड स्टाफ हायर कर सकता है जो पहले उन्हें हिंदी टू इंग्लिश मीडियम लाएं और वो लर्निंग कर्व तक लेकर आए और फिर उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए? देखिए, कानून के हिसाब से जो है ना, उनको सेम क्लास में रखना है, कोई सेपरेट नहीं करना है। ये जब 134A का जब मैटर जब हमने शुरू में उठाया था, तो उसके बाद इन्होंने प्राइवेट ने कहा कि ये बच्चे उस हिसाब के कैपेबल नहीं है। जी। तो उसके बाद 134A के अंदर टेस्ट मस्ट कर दिया गया, ताकि जो बच्चा उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेगा, इस हिसाब के रैंकिंग है, उनको सेम क्लास में प्रमोट दे दिया जाएगा एडमिशन। तो वो कुछ टाइम तक चला भी, जिसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अपना जो है लेवल पे कमेटियां बनाई गई, DO लेवल पे, और वो सभी बच्चों के अपना डाटा लेता था, डाटा का, ताकि वहां पर जो इनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, इनके इनकम सर्टिफिकेट वगैरह हैं, ये सारी चीजें अथॉरिटी वहां जमा होते थे जी। और उसके बाद इनका टेस्ट बना लिया जाता था। टेस्ट लेने के बाद जो बच्चे उसको क्वालिफाई करते थे, उनको उस हिसाब से स्कूल अलॉट किया जाता था। ओके। तो वो जो स्कूलों की सबसे बड़ी थी कि हमारे पास उससे बच्चे कैपेबल नहीं आ रहे, एक सरकारी स्कूल से बच्चा आ रहा है, वो 5वीं की मेरे बच्चे compete नहीं कर सकता, तो वहां हमने बच्चों की उनको बताया कि ये बच्चे भी compete कर सकते हैं, और वो बच्चे कैपेबल बच्चे ही आ रहे हैं कि भैया अगर इनको बच्चों को प्रॉपर और गाइड किया जाए तो ये आपके बच्चों के बराबर हैं। राइट। तो वो चीजें जो स्कूल की सबसे बड़ी डिमांड थी, वो वहां पर हमने उससे हट जानी चाहिए, मेरे हिसाब से हटनी चाहिए थी, लेकिन कई स्कूलों ने नहीं किया और काफी स्कूलों ने माना भी है। जी, माना भी है। राइट। एक फाइनल क्वेश्चन सर फॉर टुडेज सेशन बिफोर वी फिनिश इट। अगर कोई पेरेंट किसी तरह का लीगल एडवाइस चाहता है, तो ये अभिभावक या पेरेंट्स एसोसिएशन, इनके अलावा क्या कोई ऐसी न्यूट्रल बॉडी या कोई लीगल एड सेल है जो केवल स्कूलों से रिलेटेड मामले या मुद्दे उठाता हो? देखो, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एनजीओ के साथ मैं अटैच हूँ, ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन, ये भी तो एनजीओ लेवल पे हम अपना, हमारे पास कोई भी आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना सारा कंसल्टेंसी होती है, लीगल वगैरह में भी अपना, जहाँ तक हमें पता है कि ये नहीं पे कर सकते तो हम कभी पे उसमें डिमांड नहीं करते। कोई हमारे पास कोई बाउंडेंस नहीं है किसी हिसाब की कि हाँ भी ये चीज होगी है, तो हम उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं। और वैसे भी एज एन एडवोकेट हम जब प्रोफेशन में आए तो हमने ये देखा कि ये चीजें लोगों को राइट्स के लिए अवेयर करना है। जी जी। तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज एन एडवोकेट कि भैया अगर किसी कोई मेरे पास आ रहा है और उसके राइट्स बताए जाए, तो राइट्स हमने, कोई उसके पैसे नहीं है। हाँ, जहाँ लिटिगेशंस में आ जाती हैं वहां जरूर हम अपना करते हैं, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा। नहीं, आप तो सही कह रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि बल्कि जो दे सकते हैं, जो सक्षम हैं, उन्हें तो कंसल्टेंसी या वो देनी ही चाहिए, और साथ में उन्हें ये भी भरोसा दिलाया जाए, जिस तरह से सर बोल रहे हैं कि आप केवल कंसल्ट करके भी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, मतलब आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जरूरी नहीं होता कि उसमें हमने केस ही डालना है या इन चीजों, हम कहते हैं कि ठीक है, देखिए एक अगर मैं, आप मेरे पास आए और मैं कहूँ जी इसमें आरटीआई लगा के डिटेल लीजिए, तो आरटीआई कोई भी पर्सन ले सकता है। जी। तो जरूरी नहीं कि एक एडवोकेट की जरूरत है या क्वालिफाइड होना की जरूरत है कि आरटीआई लगाने के लिए कहीं पर लेटर, डीओ को लेटर लिखना है, तो भैया एक लेटर का प्रोफार्मा हम तैयार कर, हम अपना दे देते हैं, आप जाइए और आपको खुद अपना देखना पड़ेगा। वहां अगर कमी पेशी आ रही है तो उसके बाद हमें बताइए कि सर ये चीजें जाती हैं, तो वो हम अपना कंसल्ट करें, लेकिन पेरेंट्स को आगे आना होगा। हाँ, डेफिनेटली वो लड़ाई एक एडवोकेट अकेले नहीं लड़ सकते, उसके लिए पेरेंट्स को आना होगा। सो बलजिंदर जी, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ इतने कम समय में। बहुत सी चीज़ें तो ऐसी जो मुझे भी पता नहीं थी, एक पत्रकार और एक पेरेंट होने के बावजूद, लेकिन आज आपसे बहुत सारी जानकारी मिली है, और हम आपसे ये इस चीज़ का आग्रह करेंगे कि आप जिस तरह से सोशल हैं बने रहिए, क्योंकि लोगों के मन में एक डर सा रहता है कि किसी एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो लूट लेंगे या हमारा सब कुछ बिक जाएगा और कंसल्टेंसी लेना बड़ा मुश्किल है। तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप जिस तरह से सोशली काम कर रहे हैं वो करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, उन्हें जागरूक करते रहिए। एंड दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न
दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर, अपने राइट्स के बारे में अवेयर होइए। हमारी इस सीरीज़ का पर्पस ही यही है कि हम आपको वकालत के उन छोटी छोटी बातों से रूबरू करवाएं, परिचित करवाएं, जिसके बारे में आज तक आपको पता नहीं था। आज सर से बहुत सारी जानकारी मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जैसे लोगों से हमें गाइडेंस मिलती रहे। देखते रहिए न्यूज़ NCR का वकालत।